नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज नवरात्रि है और इस नवरात्रि के दिन हम अपने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं कृषि विशेषज्ञ अखिलेश चौधरी जी को। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपको भी नवरात्र की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे श्रोताओं को भी और व्यूवर को भी, आप लोगों को भी नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और सुखी रहें, शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। अखिलेश सर, इस समय आप नमामि गंगे परियोजना पे काम कर रहे हैं, तो ये नमामि गंगे परियोजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी ज़रूर। देखिए, नमामि गंगे परियोजना एक भारत सरकार या कह लीजिए कि जो नदी पुनरुत्थान और जल मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये किया जा रहा है। और इसमें मुख्य रूप से जितने भी गंगा के किनारे जो जितना भी क्षेत्रफल आता है गंगा का, उत्तराखंड से लेकर के वेस्ट बंगाल तक का, वो सारे क्षेत्रफल को एक सुनिश्चित किया गया है कि उसमें जितने भी गंगा के प्रदूषण हैं, गंगा में जो भी प्रदूषित चीज़ें जा रही हैं उसको रोका जाए, और साथ ही साथ जो गंगा मृत प्राय हो गई थी उसको फिर से पुनर्जीवित करने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इस परियोजना को किया जा रहा है। गंगा में कैसे, क्या उसमें मृत प्राय जैसे हो गई थी, इस बात को थोड़ा सा समझाइए हमारे भी। जी, जैसे गंगा जो नदी थी, जैसे उत्तराखंड जो पहाड़ों से जब गंगा निकलती है तो वहाँ पर देखिए बहुत शुद्ध निर्मल गंगा होती है, लेकिन प्लेन्स में आते आते गंगा का जो प्रवाह है वो भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो गंगा में शुद्धियाँ थी वो अशुद्धियों में तब्दील हो जाती हैं। आप देखे होंगे, आप प्रयागराज में जाते होंगे नहाने, चाहे काशी में गए होंगे, आप देखे होंगे गंगा की स्थिति कैसी रही होगी पहले, लेकिन अब के समय में और उस समय में जब ये शुरू नहीं हुआ था परियोजना, उस समय में बहुत फ़र्क है। ये परियोजना की शुरुआत मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कब हुआ था। जून 2014 में इस परियोजना का नींव रख दिया गया था, और इस परियोजना को भारत सरकार ने गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय और वाटर डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके सहयोग से इसको लागू किया गया। इसका पूरा बजटी जो खर्चा है इसका 22,500 करोड़ रुपए है, जो 2026 तक निर्धारित किया गया है। अच्छा। और इसमें जो गंगा के किनारे जितने भी गांव आएंगे या जितने भी शहर आते हैं उनको इसमें रखा गया है। अच्छा। और इसके तहत गंगा का जो एक रिवर बेसिन जो होता है, किनारे का जो क्षेत्रफल होता है उसको भी शुद्ध करने का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है, और उसके द्वारा तमाम जो हमारे युवा हैं, तमाम जो गांव से संबंधित जो किसान हैं और जो भी फैक्ट्रियां हैं, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। अपने जो भी फैक्ट्रियां हैं वो एक, जैसे उनका जो भी कचरा जाता है या तो जो भी वेस्ट मटेरियल जो जाता है उसको प्रॉपर एक जो डिकम्पोज करने की कोई मशीन हो या तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसको लगा करके तब वो पानी को जाने दें आगे गंगा में। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के साथ समझौता करके MOU साइन करके गंगा के किनारे जितने भी 5 किलोमीटर का क्षेत्रफल है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के तहत कन्वर्ट किया जाए। सर, हम भी यही पूछना चाह रहे थे कि नमामि गंगा परियोजना के अंतर्गत जैविक खेती का जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का परिवेश ऐसा है कि पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है बोला गया है, और जल से ही हमें जो हमारी खेती है वो निर्भर है। ज़्यादातर देखा जाए तो मिट्टी और जल का बड़ा ही अच्छा संबंध है, और जो हमारी फसलें हैं मिट्टी और जल की ही मांग ज़्यादा करती हैं, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं और जल में भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जल अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वो पोषक जो अशुद्धियाँ होंगी वो पौधों में जाएंगी, पौधों का बढ़वार अच्छे से नहीं होगा, फल उसमें अच्छे से नहीं लगेंगे, और फल फूल तो आएंगे बट वो जो मानव जो स्वास्थ्य है, जो पर्यावरण, जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसलिए इसको
जैविक खेती को नमामि गंगे परियोजना से जोड़ा गया है और इसको एक परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत लॉन्च किया गया उत्तराखंड से लेकर के आपके वेस्ट बंगाल तक। और इसमें जितने भी गंगा से लगे क्षेत्र हैं, जो भी गांव, लगभग 1657 गांव को चयनित किया गया है। ग्राम पंचायतें हैं 1657, इनको चयनित किया गया है। उसमें 1657 क्लस्टर्स बनाने हैं फार्मर्स के साथ मिलकर के, जिससे कि जैविक खेती और साथ साथ गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाया जाए। यानी अगर पानी अशुद्ध है तो वही पानी फलों तक जाता है। फल हम लोग खाएंगे तो हम निश्चित है कि हम लोग बीमार पड़ेंगे। इसका संबंध डायरेक्ट पानी से है। जी। अच्छा, तो इसीलिए यानी जैविक खेती को इस परियोजना से जोड़ा गया है। सर, नमामि गंगे कार्यक्रम का क्या स्कोप है, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, नमामि गंगे का स्कोप है, पहले तो जो है गंगा का जो बेसिन है उसका ट्रीटमेंट प्लांट उस पर तैयार करना, ठीक है। जो सीवेज का जो पानी आता है उसको उसमें ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। दूसरा, जो नदी का जो बेस है उसको साफ करना है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। एफॉरेस्टेशन जो होता है, जैसे जो नदियों के किनारे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, काट दिए गए हैं, उनको डेवलप करना, ताकि जैसे नदियों के किनारे जब हम ग्रीनरी लगाएंगे, जब पेड़ पौधों को लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें बारिश होने की संभावना ज़्यादा होगी और जो तमाम जो वातावरण, बाहरी वातावरण से जो कंटामिनेशंस आते हैं, जो अशुद्धियाँ आती हैं, उसको रोकने का कार्य भी पेड़ पौधे करते हैं। तो इससे गंगा साफ भी रहेगी और वहाँ का जो आसपास का माहौल है वो भी साफ और सुंदर रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका वहाँ पर गंगा ग्राम को डेवलप करना, गंगा किनारे जितने भी गांव हैं उसको डेवलप करना है, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, स्कोप है। और दूसरा ये है कि इसमें जो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में इसका स्कोप ये हो जाता है कि वहाँ के फार्मर्स को, जो गंगा के किनारे जो जिनका खेत होता है, वो हम उनको इस तरह से डेवलप करें, किसानों को इस तरह से उनको ट्रेनिंग दें, इस तरह से उनको हम प्रशिक्षण दें, जिससे कि वो गंगा में या गंगा के जो बेल्ट में जो उनका खेत है वो खेत अशुद्ध ना रहे। अच्छा, ठीक है। और इसके लिए किसानों को पूरा प्रॉपर एक ट्रेनिंग व्यवस्था की गई है। नमामि गंगे परियोजना के तहत उनका एक क्लस्टर डेवलप करना है। 50 एकड़ का क्लस्टर डेवलप किया जाता है, ठीक है। उसमें 20 किसान 25 किसान ऐसे भी हो सकते हैं, उनके लैंड के होल्डिंग के अकॉर्डिंग। ये सारा संचालित करने का तरीका जी है। जी जी। अच्छा। और दूसरा इसमें कि जो फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है, वो डालते थे, तो उसको कम करने या बिल्कुल नहीं करने का हमने उद्देश्य रखा है। उनको प्रशिक्षण दे रखा है, जिससे कि वो प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी खेती करें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो फार्मर, एक तो हमने उनको ये भी कहा कि आप नमामि गंगे योजना के तहत माइक्रो इरिगेशन का भी कार्य करें, जिससे कि पानी की बचत हो, ठीक है। अब इसमें जो मैंने पहले बात बताया, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग में जो केमिकल यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि केमिकल जो लीच करके मिट्टी के अंदर जाता है, ठीक है। मिट्टी के अंदर जा करके वो जो आपने देखा होगा कि ज़मीन के नीचे पानी का स्रोत होता है, हाँ, ठीक है। तो उस पानी के स्रोत को वो गंदा करता है, अच्छा, प्रदूषित करता है, कंटामिनेट करता है, ठीक है। हाँ, जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, फार्मर जो किस खेतों में यूज़ करता है, तो देखिए जी पौधा को जितना लेना होगा वो तो लेगा, बाकी वो क्या होता है, वो लीच करके ज़मीन के भीतर चला जाता है पानी के माध्यम से, और वो जा कर के जो नीचे पानी का जो स्रोत था उसको गंदा करता है, कंटामिनेट करता है, ठीक है। दूसरा इसमें ये है कि जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो किसान का जो खेत होता है, हम उसकी मिट्टी की स्वास्थ्यता की भी बात करते हैं। जैसे मिट्टी जब स्वस्थ रहेगी तो पेड़ पौधे भी समुचित अपना विकास करेंगे, फल फूल उसमें अच्छे आएंगे, ठीक है। अब उसमें जो केमिकल जब डालता है तो मिट्टी, पहले के समय में हमने अपने बाप दादाओं के ज़माने में देखा है कि मिट्टी बहुत भुरभुरी और मुलायम होती थी पहले, हाँ। लेकिन अब क्या है कि वो मिट्टी जो है काफ़ी सख्त है, उस पर अगर नंगे पाँव चलें तो वो चुभता है, ठीक है।
तो इससे जो है वो मिट्टी जो भुरभुरी थी वो पूरी कॉम्पैक्ट हो गई है, सख्त हो गई है केमिकल डालने से। तो ये दूसरा नुकसान हुआ। और उसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं सॉइल के अंदर, वो कहीं ना कहीं इसके वजह से, केमिकल की वजह से बहुत कम हो गए हैं या बिल्कुल नहीं के बराबर हो गए हैं। जो हमारे सिम्बियोसिस आपने सुना होगा, इकोसिस्टम को बना कर रखते थे और सहजीविता का एक प्रदर्शन देते थे कि वो पौधों के लिए भोजन तैयार करते थे, पौधों का एक उचित वातावरण मिट्टी के अंदर तैयार करते थे, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। तो उसको डेवलप करने के लिए भी नमामि गंगे योजना के तहत इसको एग्रीकल्चर को जोड़ा गया, नेचुरल फार्मिंग के तहत। और इस योजना, जो नेचुरल फार्मिंग योजना जो नमामि गंगे के तहत जोड़ा गया है, वो परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। और इसमें जो है फार्मर को पहले तो क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर बनाने के बाद जैसे ये अपना ट्रेनिंग के तहत या भ्रमण एक्सपोजर विजिट के तहत जो भी सीखते हैं, खेतों में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स से जो इनपुट्स वगैरह तैयार करते हैं, वो बनाते हैं, उसको वहाँ पर खेतों में डालते हैं। तो इससे फार्मर का जो खेत है वो अच्छा बनेगा, साथ ही साथ फार्मर के जो उपज होगा वो कहीं ना कहीं वृद्धि होगी उपज में। और जब वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका जो इकोनॉमी है, फार्मर का जो आर्थिक जो विकास है वो भी संभव होगा। सर, आज नवरात्र का दिन था और गंगा माँ हम लोग का धार्मिक भी बहुत महत्व है। हम लोग गंगा जी को अपनी माँ मानते हैं और इस नमामि गंगे परियोजना के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे लिसनर व्यूअर तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज के हमारे ऋषि कृषि श्रृंखला में थे कृषि विशेषज्ञ अखिलेश चौधरी जी। आशा करते हैं कि जो भी सर से हमने बात की आपको भी बहुत ज्ञान मिला होगा। अगले किसी और एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।